बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Let's start our today's class. और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे with a question from Mr. साद इकबाल. जी साद साहब, आप काइंडली कुछ पूछना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड. जी सर, मैं 2-3 क्वेश्चन जस्ट बेसिकली मैं पूछना चाह रहा था कल के लेक्चर से रिलेटेड. एक तो सर ये है कि जो भी सपोज करें एक ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोजेक्ट मिला है और वो आगे उसको किसी और ऑर्गेनाइजेशन को कह देती है और उनके दरमियान एग्रीमेंट हो जाता है. सो एग्रीमेंट को मद्देनजर रख के प्रोजेक्ट चार्टर बनाया जाता है. जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया. सर दूसरा क्वेश्चन आपने उधर ये एक्सप्लेन किया था कि जो प्रोजेक्ट चार्टर बनाया जाता है उसके अंदर सारे कल्चर्स और हर चीज डाली जाती है, वो लिखा जाता है जो भी है. और प्रोजेक्ट चार्टर एक तरह का प्रोजेक्ट मैनेजर बना रहा होता है, सिर्फ साइन जो है वो ऊपर वाली अथॉरिटी करती है. ये मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द टाइम. सॉरी ये लाजमी नहीं है, बट जनरली जो प्रैक्टिस है वो यही है. ओके जी, आप बोले आगे. ठीक है. तो सर जो प्रोजेक्ट मैनेजर बाहर से हायर होता है उसे तो कल्चर और किस चीज का आइडिया नहीं. उस केस में चार्टर पहले बना होता है, वो फिर पीएम बनाता है. बिल्कुल ऐसे ही है. आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो चार्टर बना रही होती है और वही ऑथराइज करती है. मैं इस सिनेरियो को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. मैं 2-3 दफा बता चुका हूँ और मैं आगे भी ये बार बार रिवाइज भी करूंगा. जस्ट अगर आप लोगों को उसकी क्लैरिटी मतलब नहीं भी आती तो मैं तो इवन देन प्लीज कीप asking me these questions. So now let me explain this thing first. मैंने स्क्रीन खुद ही ब्लैंक की है. आप लोगों को अब ब्लैंक स्क्रीन ही नजर आ रही होगी, करेक्ट? हाँ जी. अच्छा, अब 2 सिनेरियो हैं. हम 2 पॉसिबल सिनेरियो बल्कि 3 लेते हैं. एक सिनेरियो ये है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज मेरी या व्हाटएवर, दिस इज वन ऑर्गेनाइजेशन. इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिकॉज ऑफ एनी रीजन डिफरेंट प्रपोजल्स आते हैं. एक लीगल रिक्वायरमेंट थी, एक कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, एक वैसे ही मेंटेनेंस रिपोर्ट की वजह से मजबूरी हो गया कि अब आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, कोई इस किस्म का काम था, व्हाटएवर. अब वो सारे प्रपोजल्स एवेलुएट हुए और उसमें से लेट्स से ये एक प्रोजेक्ट जिसको हमने प्रोजेक्ट ए का नाम दिया, कोई प्रोजेक्ट सिलेक्शन कमेटी, कोई प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, कोई इस किस्म का पैनल जिन्होंने इस चीज को अप्रूव किया है, वो या तो एक मीटिंग होगी, लेट्स से एनुअल प्रोजेक्ट प्रपोजल मीटिंग की होती है जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करते हो और इस साल के अगले साल के सारे प्रोजेक्ट्स को देखते हो. अच्छा, उसमें हमने प्रोजेक्ट ए को जो है ना इन्होंने अप्रूव कर दिया. अब वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिख देते हैं कि लेट्स से दिस प्रोजेक्ट एज बेबी ऑफ सो एंड सो डिपार्टमेंट, और वो इसको देखेंगे. ठीक है. अब वो लेट्स से वो आते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हवाले हो जाते हैं. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मेंशन कर दे कि डायरेक्टर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज नॉमिनेटेड एज स्पॉन्सर फॉर दिस प्रोजेक्ट, या यूं लिखा जा सकता है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज द स्पॉन्सर डिपार्टमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. बट ऑब्वियसली उस डिपार्टमेंट का जो बॉस है वो स्पॉन्सर बन जाता है. अब वो स्पॉन्सर भी अपनी जेब से तो पैसा नहीं दे रहा होता, वो ऑर्गेनाइजेशन का ही पैसा ड्रॉप कर रहा होता है. बट एक्चुअल में टॉप मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर कह लें या उसकी टीम के दरमियान जो कनेक्शन है, इट कम्स फ्रॉम द स्पॉन्सर. प्रोजेक्ट मैनेजर को जो पावर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स को जो फंड्स मिलने हैं वो इस स्पॉन्सर के थ्रू मिलेंगे. अब इस मिनट ऑफ मीटिंग के अंदर या इन जनरल मीटिंग के अंदर टॉप मैनेजमेंट ने कुछ एजेंडा सेट किया और उन्होंने स्पॉन्सर को कहा कि आप इसका चार्टर बना के इस टाइम इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर दें. अब इसको हम कहते हैं ये प्रिंसिपली अप्रूव हो गया और अब स्पॉन्सर उसको फॉर्मली ऑथराइज करेगा. अब जब फॉर्मल ऑथराइजेशन होगा तो ये स्पॉन्सर लेट्स से डायरेक्टर है, इसके नीचे कोई मैनेजर होगा, इसके नीचे कोई असिस्टेंट मैनेजर होगा या इसके नीचे कोई असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर होगा, व्हाटएवर, उसको उस चार्टर के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर नॉमिनेट कर देगा. अब ये चार्टर इशू करेगा और उस चार्टर में इसको प्रोजेक्ट मैनेजर कर बता देगा और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर आगे प्लानिंग स्टार्ट करेगा. आपको याद है, अब आपने पढ़ लिया है एक्चुअल में कि इनिशिएटिंग के अंदर जब प्रोजेक्ट इनिशिएट हो जाता है तो फिर हम प्रोजेक्ट मैनेजर स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद प्लानिंग वाले नॉलेज एरिया में जाता है, सॉरी प्रोसेस ग्रुप में जाता है. तो प्लानिंग में इस यहाँ पे अब आपको याद है कि प्लानिंग के अंदर कुछ स्टेप्स करते हैं. वो मैं आपसे पूछता भी हूँ, आप मुझे बताएं पहले 2 स्टेप्स क्या होंगे. प्रोजेक्ट मैनेजर क्या इंटीग्रेशन मैनेजमेंट नॉलेज एरिया में कौन से 2 काम करता है? जी, डेवलपमेंट अप्रोच और लाइफ साइकिल. हाँ, लाइफ साइकिल गैदर करेगा. बिल्कुल. हाँ सॉरी उमर साहब.
रिक्वायरमेंट्स गैदर करेगा सबसे पहले? नहीं, उससे पहले इंटीग्रेशन वाले नॉलेज एरिया में वो ये बताएगा, कल गालिबन आप जा चुके थे और ये काइंडली आपने कल की रिकॉर्डिंग अगर किसी ने अभी तक नहीं सुनी लाजमी सुनिएगा कल वाली रिकॉर्डिंग। अच्छा, और इंटीग्रेशन नॉलेज एरिया के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर सबसे पहले ये बताएगा कि हमारी डेवलपमेंट अप्रोच कौन सी होगी, एजाइल अप्रोच होगी, वाटरफॉल अप्रोच होगी। क्योंकि अगर वाटरफॉल होगी या प्लान ड्रिवन अप्रोच होगी तो नीचे हमें अपने स्कोप को भी, अपनी कॉस्ट को भी, अपनी सारी चीजों को पूरे का पूरा A to Z प्रोजेक्ट को प्लान करना पड़ेगा। प्लान ड्रिवन में हमने यही पढ़ा था। लेकिन अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बताता है कि नहीं हमने एजाइल अप्रोच करनी है, तो जाहिर है फिर हम छोटे छोटे प्लान्स बनाएंगे और उसमें हम एक ब्रॉडर कैटेगरी जरूर मेंशन कर लेंगे कि हमारी स्प्रिंट्स होंगी और 10-10 दिन की या 5-5 दिन की या 7-7 दिन की एक स्प्रिंट होगी। स्प्रिंट के स्टार्ट में हम ये करेंगे, स्प्रिंट के एंड पे ये करेंगे और वगैरह वगैरह और डिफरेंट चीजें होती है, वो बता देता है। सो प्रोजेक्ट मैनेजर इंटीग्रेशन में से उसने कहा कि हम प्लान ड्रिवन अप्रोच करेंगे और प्लान ड्रिवन के बाद वो ये बताएगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये 3 काम करने हैं। लेट्स से वो प्रोजेक्ट के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो उसने करने हैं, उसने उसकी लाइफ साइकिल भी बता दिया। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल में नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, प्लान जो हमारे हर नॉलेज एरिया नीचे वाला है उस नॉलेज एरिया का प्लान का पहला हिस्सा बनेगा। प्लान का पहला हिस्से से क्या मुराद है? समवन टेल मी, आज के क्वेश्चंस में भी मैंने ये बताया होता कि आपको लाजमी क्लियर होना चाहिए। जो इंडिविजुअल नॉलेज एरिया के प्लान्स होते हैं उस प्लान के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, या अगर मैं कहूँ उस प्लान के मेजर पार्ट्स क्या क्या होते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? 12 9 नॉलेज एरियाज हो गए और चेंज नहीं, मैनेजमेंट वो तो प्लान, होगा, कॉन्फ़िगरेशन सॉरी, वो तो होगा टोटल ओवरऑल जो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होगा वो तो उसका। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्कोप है लेट्स से, या जो जी कैजुअल का प्लान बनना है, या जो टाइम का प्लान बनना है, या जो क्वालिटी का प्लान बनना है, हर नॉलेज एरिया का एक प्लान बनना है। उस प्लान के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 या 3 से 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है हाउ टू प्लान का, एक पार्ट होता है हाउ टू एग्जीक्यूट का, एक होता है हाउ टू मॉनिटर एंड कंट्रोल, एंड सम केसेस में हाउ टू क्लोज। अगर कोई क्लोजिंग के बारे में भी कुछ पॉइंट्स है वो भी लिखते हैं। ठीक है, हाउ टू प्लान पहला पार्ट है, हाउ टू प्लान। तो जैसे ही प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानिंग स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो लोगों को ये बताता है कि हमारा लाइफ साइकिल अप्रोच, सॉरी डेवलपमेंट अप्रोच क्या होगी, हम एजाइल में करेंगे या वाटरफॉल में। दूसरी चीज वो ये बता देता है कि भाई आप लोगों और हमारा जो डेवलपमेंट साइकिल है, लाइफ साइकिल, वो क्या होगा। ये दोनों बता देते हैं तो इसको सामने रखते हुए हर नॉलेज एरिया का जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल है, हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर खुद इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो, क्योंकि अभी तक तो हमारे टीम मेंबर्स एज सच हमने हायर ही नहीं किए हैं। तो देखा जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजर को सिर्फ वो लोग असिस्ट कर रहे होंगे जिनका जिक्र चार्टर में कहीं किसी जगह पे मिलता होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू कंसल्ट सो एंड सो, प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू कोऑर्डिनेट विद सो एंड सो पर्सन फॉर इनिशियल प्लानिंग, इस तरह की कोई चीज। ठीक है, अब ये लोग 3-4-5 लोग जितने भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, ये मिलके हाउ टू प्लान का पहला हिस्सा, सॉरी हाउ टू प्लान, ये बना लेते हैं हर नॉलेज एरिया का। स्कोप का भी हाउ टू प्लान द स्कोप आएगा। उसके बाद स्कोप के अंदर एक और चीज होती है हाउ टू प्लान द रिक्वायरमेंट्स होगा लेट्स से। उसके बाद हाउ टू कॉस्ट के अंदर हाउ टू एस्टिमेट, देन हाउ टू डेवलप द बजट। ये दोनों प्लानिंग का पार्ट है, मैंने आपको कल बताया था। आप लोगों को ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही होंगी अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी हुई। ठीक है, तो आप काइंडली, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देख सके या कल क्लास में नहीं थे, कल क्योंकि बहुत कम लोग रह गए थे आखिर पे, तो 1 या 2 ही रह गए थे गालिबन। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हुई तो लाजमी इस वीडियो से पहले वो, आप अगर यूट्यूब पे सब लोग कहते हैं मेरी इस वीडियो से पहले पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, तो उसके बाद आपको आज वाली वीडियो ज्यादा बेहतर या आज वाला लेक्चर ज्यादा बेहतर समझ आएगा। एनीवेज, आई वाज टेलिंग यू, प्रोजेक्ट मैनेजर ने वो किया, या मैं इंटेंशनली बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसे इरिटेट ना होइएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर ने इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले डेवलपमेंट अप्रोच बताई, लाइफ साइकिल बताया, और फिर कहा कि यार लेट्स स्टार्ट प्लानिंग। और प्लानिंग के अंदर हर नॉलेज एरिया का, स्कोप का, कॉस्ट का, टाइम का, क्वालिटी का एंड सो ऑन,
प्लान का पहला हिस्सा बनाया है, पूरा प्लान नहीं बनाया। जब ये पूरा प्लान एक्चुअल में बन जाता है, लाइक लेट्स से ये स्कोप का प्लान है, उसका हाउ टू प्लान पार्ट भी हो जाता है, हाउ टू एक्सिक्यूट, हाउ टू मॉनिटर एंड कंट्रोल, हाउ टू क्लोज, ये सारा बन गया। इसी तरह लेट्स से कॉस्ट का वो भी पूरा प्लान बन गया, उसके बाद क्वालिटी का भी पूरा प्लान बन गया। जब ये सारे प्लान बन जाते हैं फिर तो ये ऊपर आके डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, वो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हम पूरा बनाएंगे उसके अंदर ये सारे छोटे छोटे प्लान जाके, वो ये समझे कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है इट्स अ ब्लैंक फोल्डर, बस उसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर सारे प्लान आके लगते रहेंगे। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर ये दो चीजें लगती हैं कि हमारी डेवलपमेंट अप्रोच क्या होगी और हमारा वो लाइफ साइकिल जो है वो क्या होगा। ये दो चीजें जब लग जाती हैं तो फिर सब लोग, सब जो नॉलेज एरिया वाले हैं वो अपने प्लान का पहला हिस्सा बताएंगे। ये मैंने को 25 दफा ये बात अभी रिपीट की है, इसको काइंडली याद रखना है आपने। अच्छा, वंस डन विद दिस, अब मैं वापस आता हूँ, वंस डन विद दिस पार्ट, तो फिर क्या होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर इन्हीं लोगों के साथ, की टीम मेंबर्स के साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर करेगा, एज उमेर साहब सेड एट दैट टाइम, कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर करके और एक स्कोप स्टेटमेंट बनाएगा कि यार ये काम है जो मुझे करना है। स्कोप स्टेटमेंट इज नथिंग बट इट्स योर वर्क दैट यू हैव टू परफॉर्म, कि मुझे ये काम ये करना है। अब स्कोप स्टेटमेंट के अंदर हम बहुत कुछ लिखते हैं, हम जब ये कंसर्न नॉलेज एरिया स्कोप वाला पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा कि स्कोप स्टेटमेंट के अंदर क्या कुछ होता है। बट जब मुझे ये स्कोप स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है कि ये है मेरा टोटल काम करने वाला, तो फिर मैं एवेलुएट करता हूँ, ये वाला प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे एवेलुएट कर रहा है कि यार इसमें से कौन से काम हैं जो मैं खुद कर सकता हूँ और कौन से ऐसे काम हैं जो मुझे आउटसोर्स करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे काम भी हो सकते हैं, यहाँ पे मटेरियल भी हो सकता है। मतलब कुछ चीजें वो कहता है कि यार सो एंड सो पूरे का पूरा जो काम है वो मैं आउटसोर्स कर दूंगा, और ये काम तो मैं खुद करूंगा लेकिन इसका मटेरियल मैं बाहर से लूंगा। ये वाला काम मैं खुद करूंगा, इस काम स्कोप का ये वाला हिस्सा मैं खुद करूंगा और इसका मटेरियल भी हमारे पास, रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, एंड सो ऑन। इस तरह ये प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करता है कि मुझे परचेज क्या करना है, आउटसोर्स क्या करना है और खुद क्या करना है। यहाँ पे अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइक ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सॉफ्टवेयर हाउस जो है इसको अपनी एक ऑफिस की बिल्डिंग खड़ी करनी है। अब ये एक प्रोजेक्ट है, तो आपके ख्याल में ये प्रोजेक्ट मैनेजर के पास रिसोर्सेज होंगे, ये खुद बिल्डिंग खड़ी कर सकता है? ऑब्वियसली नो। इसने, अगर इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट है तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली ये पूरे का पूरा काम, वो जो बिल्डिंग वाला पूरे का पूरा काम है, इस पॉइंट पे आके जहाँ पे वो मेक और बाय डिसीजन करेगा कि यार ये मुझे काम करना है लेकिन ये सारे का सारा प्रोजेक्ट मैं आउटसोर्स करने जा रहा हूँ। दैट्स इट। अब इसका ना वो कॉस्ट बड़े लेवल पे तो जरूर प्लान करेगा, जाहिर है एस्टिमेट एक लगाएगा, लेकिन इसका मेजर काम होगा प्रोक्योरमेंट का, कि यार अब मुझे एक अच्छा सा, एक बेहतरीन बेस्ट सेलर मिल जाए, एक बिल्डर मिल जाए जो मेरी ये कंस्ट्रक्शन वाला काम कर दे। अच्छा, दूसरा सिनेरियो जो मैंने आपको कहा वो ये है कि काम का कुछ हिस्सा ये खुद करेगा, काम का कुछ हिस्सा ये आउटसोर्स कर देगा। बट वट एवर द केस में बी, अब हम उस पार्ट की बात करते हैं जो पार्ट इन्होंने आउटसोर्स करना है, चाहे वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट आउटसोर्स करने जा रहे हैं, चाहे उस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा वो ये आउटसोर्स करने जा रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? साहब आपका क्वेश्चन बताइए, आप फॉलो कर रहे हैं इसको? जी सर, समझ आ गई। ओके, अच्छा, अब ये जो काम इसने करना है, आउटसोर्स करना है, वो हिस्सा है या ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर रही है? इस केस में क्या होगा कि, सॉरी, अच्छा जी, वो अपनी एक रिक्वायरमेंट बना के, एक आपने टर्म सुनी होगी, एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट, इस तरह की कुछ चीजें वो बना के अखबार में, वेबसाइट पे टेंडर मंगवाएगा, या वो मंगवाएगा बिड्स मंगवाएगा, या एक होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है, प्रपोजल्स मंगवाएगा, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस होता है, व्हाटएवर इट इज। उसके रिस्पॉन्स में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट बिल्डर्स वो बिड करेंगे अपनी अपनी। ठीक है, इसने भी कोई बिड की और अपना सोल्यूशन दिया, इसने भी कोई बिड दिया और अपना सोल्यूशन दिया इन इस ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हम आपका ये प्रोजेक्ट
50 लाख में बना देंगे आपको, ठीक है। अब ये 50 लाख में जब बनाने का कहती है तो बेसिकली होता ही है कि इन्होंने अपने ओपीएस के थ्रू कुछ चीजें चेक की हुई होती हैं और उसमें उन्हें अंदाजा होता है कि यार हमारा अपनी कॉस्ट ऑलमोस्ट लेट से 42 लाख आएगी और उसमें से 42 में से मैं मतलब प्लस 8 लाख मेरा कम से कम मैं प्रॉफिट एंटिसिपेट कर रहा हूँ और बाकी इन दोनों को मिला के वो 50 लाख कोट कर देता है। और लेट्स से ये वाली ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट विन कर लेती है। अब देखें यहाँ पे ये प्रोजेक्ट विन कर रही है, जब ये विन कर रही है बेसिकली ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है या प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रपोजल आया था, उन्होंने उस प्रपोजल को एवेलुएट किया और उसके बाद प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट इन हाउस सिलेक्ट हुआ है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एक बिड के थ्रू, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के थ्रू विन किया गया है। दोनों सूरतों में आप इसे कहें कि ये दिस प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड और दिस प्रोजेक्ट हैज बीन सिलेक्टेड। अब बाकी ऑर्गेनाइजेशन जाहिर है उनको ये नहीं मिला और इस ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, और ये अब एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम सेलर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, इस वाली को, ये सेल कर रहा है अपनी सर्विसेज टू दिस बायर। तो ये जो क्लाइंट है, ये जो कस्टमर है, ये बेसिकली बायर ऑर्गेनाइजेशन है और ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सेलर ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, अब सेलर ऑर्गेनाइजेशन ने इस और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 50 लाख में ये बात डन कर दी और लेट से उन्होंने कहा कि हम 1 ईयर के अंदर ये प्रोजेक्ट आपको कर देंगे और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स उनके दरमियान थी कि इतनी स्टोरीज होंगी, ये क्वालिटी होगी वगैरह वगैरह, वो सारा बयान करके इसको बता दिया गया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रोजेक्ट विन हुआ है या जैसे यहाँ पे अप्रूव हुआ है वो हो गया। ये क्या करेंगे कि यहाँ पे अब ये अपना जिस भी स्पॉन्सर ने ये विन किया है, अब वो नीचे एक प्रोजेक्ट मैनेजर नॉमिनेट करेगा और वो प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली इसको एक चार्टर के थ्रू नॉमिनेट करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पे एक चार्टर इशू हुआ था। ये प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, ये भी बिल्कुल वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस स्टेप्स फॉलो करेगा, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करेगा, अपना प्लान बनाना शुरू कर देगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने यहाँ पे पूरी खिचड़ी देखी थी। अब ये अपना एक डिटेल्ड प्लान बनाएगा। अगर तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट मैनेजर का भी 100% ये काम खुद नहीं कर सकता, लेट्स से कुछ हिस्सा ये खुद करेगा, वही मेक और बाय डिसीजन में कुछ हिस्सा वो डिसाइड करता है कि मैंने खुद करना है, कुछ ये भी आगे आउटसोर्स कर सकता है और ये बिल्कुल उसी तरह आउटसोर्स करेगा, अखबार में ऐड देगा या कुछ अप्रूव्ड लिस्ट होगी वेंडर्स की, उनसे चीजें मंगवाएगा वगैरह वगैरह। और वो ऑर्गेनाइजेशन भी आगे उसी तरह एक प्रोजेक्ट मैनेजर नॉमिनेट करेगी, अपना एक चार्टर बनाएगी एंड सो ऑन। सो बाज दफा ये कैस्केड, स्पेशली ये अगर आप ब्रिटिश काउंसिल के बहुत सारे प्रोजेक्ट देखें तो इतनी हैरानी होती है कि एट टाइम्स आपका ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ये 6 या 7 स्टेजेस पे चला जाता है, कैस्केड करते करते ये 6 या 7 स्टेजेस पे, तो एंड पे जो परफॉर्म कर रहा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन कोई और होती है। सब लोग अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट ऐड करते 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 और इसको जब कॉस्ट बढ़ते तो बहुत ज्यादा होती है, बट वो एक दूसरा एस्पेक्ट है। ये है जी चार्टर। आपने एक चीज नोट जो करनी है वो ये है कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी वो प्रोजेक्ट करेगी तो वो अपना चार्टर बना के ही प्रोजेक्ट मैनेजर को नॉमिनेट करेगी और चार्टर के बगैर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकती, चाहे ये ऑर्गेनाइजेशन है चाहे ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप देखें, ये बायर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेलर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द पर्पज ऑफ दिस, बट एज कंपेयर टू दिस ये ऑर्गेनाइजेशन सेलर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, और ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बायर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर दिस सेलर। ये बात आपको समझ आ गई? ये बाकी हम मजीद प्रोक्योरमेंट में पढ़ेंगे। पॉइंट इज कि चार्टर के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये आपने याद रखना है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस चलें जी, साथ अब हो, आई होप कि आइंदा आप जी क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज कॉन्ट्राडिक्ट करती है। क्या आपने कल भी बात की थी कि मतलब आप कहते हैं कि नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि जो स्पॉन्सर है वो प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर को कहा जाता है कि ये प्रोजेक्ट आपको कितने में करना है, और आप हमेशा ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर को स्टैंड आउट करना चाहिए कि अगर वो रियलिस्टिक नहीं है उसमें। जी तो सर ये मतलब हमेशा इस तरह हो रहा था कि ये पीएमओ के खिलाफ नहीं है, मतलब
प्रोजेक्ट मैनेजर को होना चाहिए उस वक्त कि वो फिजिबिलिटी ऑन द स्पॉट या बता सके कि सर पॉसिबल नहीं है कि ये कॉस्ट और वो उसमें है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही बाद में देखिए, वो किसी ना किसी तरह कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जो बात की है ना, इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर्स, मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ रिसर्च पेपर्स के अंदर, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है पीएमआई की अपनी भी। इसके बारे में अगर आप रिसर्च पेपर्स पढ़ना चाहें तो आप देखेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर in initial planning or involvement of project manager before start of project, involvement of something like that। ठीक है। अब होता ये है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जनरली जो जो फॉलो करती हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं, वो ऐसा ही करती हैं कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर को इन्वॉल्व करती हैं। अगर नहीं करती तो ये जितने भी आपको फेलियर्स नजर आते हैं वो इन्हीं वजूहात की वजह से, मतलब दिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स। तो दिस इज नॉट इन कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब ये इन इटसेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड के अंदर। ये कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन व्हाट स्टैंडर्ड सेज प्रोजेक्ट मैनेजर को इन्वॉल्व करो एज कंपेयर टू व्हाट हैपेंस इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस। आप जो बात करें वो तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है? इज देयर एनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड दैट इज फॉलोड एट योर ऑर्गेनाइजेशन? नो। थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन शुरू वाला नहीं होता। नहीं हाँ, नहीं मतलब होता ना, नहीं सर होता। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये होता है कि सर अगर ठीक है कोई क्लाइंट आया है, उन्होंने कहा ये है, हमारे जो सीईओ है या सर प्रोजेक्ट मैनेजर उसी वक्त बुला लेते हैं, जैसे ठीक है हम आपको बता देते हैं कि सर पॉसिबल या ना, आप हमें टाइम दें, हाँ, बिल्कुल। इस तरह है। लेकिन जिस तरह आप कह रहे दैट्स थे कि व्हाट, करना, यही मैं आपको कह रहा हूँ ना, यही कह रहा हूँ कि दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। होना चाहिए उसे इन्वॉल्व। अच्छा, और अगर इन्वॉल्व नहीं किया, लेट्स से इन्वॉल्व नहीं किया, तो फिर उसके बाद जितने भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भुगतना है इसने। ठीक है। मतलब अगर ये प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि सर ये 50 लाख, आप मुझे कह रहे हैं कि 42 लाख में हो रहा है, नहीं हो रहा 42 लाख में, ये होगा 48 लाख में, तो फिर ये जो 6 लाख का प्रॉफिट उसने लूज किया, बाकी से वो 2 लाख का प्रॉफिट लेगा, तो फिर बियर इट। ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? हम वो पढ़ रहे हैं जो पीएमपी या पीएमआई स्टैंडर्ड आपको कहता है व्हाट शुड बी फॉलोड। आप मुझे ये कह रहे हैं कि सर ऐसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता तो देन इट इज रॉन्ग एज पर पीएमपी और पीएमआई स्टैंडर्ड। आपने एग्जाम के अंदर अस्यूम ये करना है कि भाई जो राइट तरीका वो हो रहा है। ठीक है सर समझ गया, बस यही क्वेश्चन है तो। जो राइट तरीका है, हम वो तो हम डिबेट नहीं हो रही ना कि ऐसा होता है, ये तो बात ही नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता, आई नो दैट। और जो प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो लोग फॉलो करते हैं ना, जहाँ पे है, जहाँ पे बेहतर प्रोजेक्ट्स हैं जनरली, लाइक मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे काम किस तरह होता है, वो इस तरह होता है कि जी उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है कि स्पॉन्सर डिपार्टमेंट या स्पॉन्सर डायरेक्टरेट, वो कौन सा है। लाइक अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक टेक्निकल मैटर्स को देखने के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, एक फाइनेंशियल मैटर्स को वो डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, एंड सो ऑन। ठीक है, एक ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट बना हुआ है, वगैरह वगैरह, आईटी का डिपार्टमेंट बना हुआ है, लेट्स से। सो अब जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा वो डिपार्टमेंट इस पे काम करेगा, इसको हम कहेंगे स्पॉन्सर्ड डिपार्टमेंट, और वही डिपार्टमेंट के अंदर से ही कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नॉमिनेट होगा। तो बेसिकली दिस पर्सन वुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व, इवन जो प्रपोजल बनाएंगे, लाइक अगर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है तो वो इनिशिएट यहाँ से होगा वो प्रपोजल, और बाद में वो अप्रूव होंगे, तो जब अप्रूव होगा तो वापस इन्हीं को असाइन कर दिया जाएगा। तो आप इनको ये पिक्चर में होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पिक्चर में होंगे कि भाई ये काम हमने इस इतना काम प्रपोज करके भेजा था, और मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि भाई ये 80% तो आपकी बात ठीक है, लेकिन 20% हम नहीं मानते, इसको हम रिजेक्ट करें। आप ये 20% काम को, लेट्स से वो हमने 6 स्टोरीज बिल्डिंग का कहा था, उन्होंने कहा नहीं यार 6 स्टोरीज कर दें, हमारे पास इतना बजट नहीं है। बाज दफा इस तरह भी प्रोजेक्ट अप्रूव होता है। ये सारी बातें इस प्रोजेक्ट मैनेजर को, जो कि उस वक्त तक अभी तक नॉमिनेट नहीं हुआ बट पोटेंशियली प्रोजेक्ट मैनेजर, इसके डिपार्टमेंट में ये बातें हो रही होगी। ये जिस दिन प्रपोजल जा रहा होगा ना, तो उस दिन आपने देखा होगा, ये जनरली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक छोटा असिस्टेंट साथ जाता है इस डायरेक्टर के, उसने अपना लैपटॉप उठाया होता है, प्रेजेंटेशन होगी, उस यूएसबी में डाल के देता है, वहां पे उसको असिस्ट करता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बात, और वापस आके तो यही स्पॉन्सर बन जाता है और ये उसका प्रोजेक्ट मैनेजर। जनरली ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये होता है ऊपर से आपको बस इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं कि भाई आप
आपके जिम्मे ये प्रोजेक्ट कर लो, एंड दैट इज बैड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जहां जहां होता है, गवर्नमेंट में ही होता है, वो टॉप मैनेजमेंट कहीं से वो करती है और उसके बाद अचानक से कहीं प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, नीचे वालों को आता है जी अच्छा वो ऊपर से हमारे साहब गए थे इटली और वहां पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट देखा कि वहां पे ये काम होता है, चलो जी हम भी ये कर लेते हैं। ठीक है ना, वो अपने हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होता है, ना हमारी कैपेसिटी होती है वगैरह वगैरह। सो दैट इज बैड प्रोजेक्ट ये एंड मैनेजमेंट। पे फिर प्रोजेक्ट मैनेजर गंदा होता है अगर वो ना कर सके। जी दोबारा बोलिएगा, सॉरी। मैंने कहा सर एंड पे प्रोजेक्ट मैनेजर गंदा होता है अगर वो ना कर एग्जैक्टली सके या वो एग्जैक्टली, स्टैंड। वो क्यों होता है, मतलब जो जो असम्पशन है, जो आपने अस्यूम करना है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, वो ये करना है कि भाई आपने क्यों फिर हामी भरी जब आपको खुद पता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, जो टारगेट मुझे दिए जा रहे हैं वो रियलिस्टिक नहीं है। या तो इस स्टेज पे आपको याद होगा मैंने कहा कि एक इनिशियल फिजिबिलिटी करते हैं, एक ये टाइम होता है और एक बाद में जो हम प्लानिंग में आज हम पढ़ेंगे उस वक्त होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं पॉसिबल तो देन से इट, और अगर वो कहते हैं फिर भी कहते हैं तो फाइन, दैट्स फाइन, लेकिन ब्लेम में आप शामिल होंगे। आपको पता है कि चीज गलत हो रही है और आप उस पर खामोश क्यों बैठे। वी विल स्टडी दिस पार्ट इन द एथिकल स्टैंडर्ड्स, जो हम इसी पीएमआई का एक स्टैंडर्ड है अबाउट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल कंडक्ट, एथिकल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंडक्ट के बारे में। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम पढ़ेंगे ये बातें। ठीक है, एनीवेज इनिशिएटिंग के अंदर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? मैंने ऑलमोस्ट ये रिवाइज तो सारा कर ही दिया, आपको पता है कि हम चार्टर के बगैर कुछ नहीं करते। दो मेजर काम होते हैं, एक चार्टर बनाना, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर वाला, और दूसरा हम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास एक स्टेक होल्डर रजिस्टर बन जाता है, और चार्टर के साथ हमारे एक अजम्पशन लॉग भी बनती है जिसके अंदर अजम्पशंस एंड कंस्ट्रेंट होती है। बट ये चार्टर लिखने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, हमें अपना बिजनेस केस भी देखना पड़ता है, हमें अपना सॉरी हमें अपना बिजनेस केस भी देखना पड़ता है, और हमें बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान भी देखना पड़ता है। हम कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की सूरत में अगर मतलब प्रोजेक्ट हुआ है तो हम उसको भी देखेंगे। हम अपना कंपनी के कल्चर, एग्जिस्टिंग सिस्टम यानी कि ईएफ को भी देखेंगे, हम प्रोसेस प्रोसीजर्स और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यानी कि ओपीएस को भी देखेंगे, और इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम हाई लेवल रिस्क, अजम्पशन, रिक्वायरमेंट्स वो ज़रा फाइनल करके कंस्ट्रेंट्स को सामने रखते हुए हम एक हाई लेवल फिजिबिलिटी अपनी चेक करेंगे कि इज इट पॉसिबल कि हम गिवन कंस्ट्रेंट्स के अंदर ये काम कर सकते हैं। अगर तो कर सकते हुए तो फिर हम लार्ज प्रोजेक्ट को छोटे फेजेस में या स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और फिर आपको याद होगा मैंने आपको वो सारा फेजेस का कॉन्सेप्ट अलग से बताया हुआ है, और फिर हम अपने कुछ मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी सेट करेंगे। चेंज रिक्वेस्ट के बारे में भी कल मैंने आपको बड़ा क्लियर बताया था। स्टेक होल्डर जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उन स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ये सारे का सारा हम स्टेक होल्डर रजिस्टर के अंदर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, वगैरह वगैरह, ये हम जो स्पेसिफिक प्रोसेस जब पढ़ेंगे वो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इनिशिएटिंग के अंदर आपको ये पता है कि पीएमआई स्टैंडर्ड के मुताबिक, पिमबॉक गाइड के उसके मुताबिक सिर्फ दो प्रोसेसेस हैं। उनके नाम मुझे बता सकते हैं दोनों के? जिन्होंने एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे प्लीज जी। दो प्रोसेसेस हैं इनिशिएटिंग के अंदर। सर दो प्रोसेसेस आप कह रहे हैं? जी जी, डेवलप चार्टर वो और प्रोजेक्ट चार्टर और स्टेक डेवलप होल्डर। प्रोजेक्ट चार्टर। सर आवाज ब्रेक होगी, कितने प्रोसेसेस हैं? आपने क्या पूछा? इनिशिएटिंग के अंदर दो प्रोसेसेस है ना, उनके नाम क्या है? एक है डेवलप प्रोजेक्ट जी चार्टर, सर, आप में से किसी ने कहा है, और दूसरा और स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। उसका नाम है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। ठीक हो गया जी। तो चलिए, इस बहाने हमारी रिवीजन भी पूरी हो गई है। कल वाला जो हमने डिस्कस किया था वो ऑलमोस्ट रिवाइज हो गया, बट स्टिल आप लोगों ने काइंडली अगर कल का लेक्चर मिस किया और अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते, लाजमी देखिएगा। अच्छा जी, प्लानिंग के अंदर अब हम प्लानिंग को देख रहे थे, और प्लानिंग के अंदर जितना हमने पढ़ा था उसके मुताबिक भी सेट कि हम एक डेवलपमेंट अप्रोच अपनी फाइनल करते हैं कि हम चेंज ड्रिवन अप्रोच होगी, प्लान ड्रिवन होगी, जिसको एजाइल या वाटरफॉल की बात करें, और हमारा लाइफ साइकिल क्या होगा। उसके बाद जो हमारे नॉलेज एरियाज के प्लान बनने हैं, सारे नॉलेज एरिया का एक एक प्लान बनना है, लेकिन वो प्लान के भी हर प्लान के 4 हिस्से होते हैं या 3 हिस्से होते हैं, हाउ टू प्लान, हाउ टू एग्जीक्यूट वगैरह वगैरह। तो हम उसमें सिर्फ हाउ टू प्लान वाला पार्ट पहले बनाएंगे, सारे नॉलेज एरियाज का, स्कोप का, टाइम का, क्वालिटी का, एच रिसोर्सेज का, कम्युनिकेशन का, रिस्क का, एंड सो ऑन।
जब हमारे पास ये काम हो जाता है तो जो स्टेक होल्डर हमने इधर आइडेंटिफाई किए थे और वो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, वहां से हम उनको डिस्कस करके उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऐड करते हैं। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स याद रखिएगा, सिर्फ वो रिक्वायरमेंट नहीं है जो बिल्डिंग खड़ी करने से है, लाइक मुझे मैप चाहिए होगा, मुझे फलां बनाना होगा, मुझे फलां, सिर्फ ये चीजें नहीं, बल्कि जो ये काम करने के लिए हम मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं वो भी, लाइक यार वो वहाँ पे साइट पे हमें कंटेनर्स चाहिए होंगे जहाँ पे मुझे टीम का लिविंग अरेंजमेंट, जो लोग काम कर रहे होंगे लेबर का, उनका लिविंग अरेंजमेंट करना है, मुझे एक छोटा सा कैफेटेरिया बनाना है जहाँ पे इनका खाना पीना होगा। वहाँ पे आई वुड प्रेफर कि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आप पहुंचाएं, तो मे बी उसके लिए मुझे कोई डाटा वाली सिम चाहिए या समथिंग, मुझे मोबाइल फोन चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए। तो ये जो साथ में मैनेजेरियल रिक्वायरमेंट्स है वो भी, और सो ये भी उसके अंदर होगा कि एक स्टेक होल्डर स्पॉन्सर है, वो मुझे कहता है मुझे हर एक हफ्ते बाद ये रिपोर्ट चाहिए, वो उस रिपोर्ट के अंदर आपने ये कुछ लिखना है। तो इस किस्म की सारी रिक्वायरमेंट्स हम जज करते हैं या गैदर करते हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, क्योंकि बाज दफा ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर सकते हो, कुछ शायद बिल्कुल नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी होती हैं कि अगर इफ टाइम परमिट्स, इफ टाइम अलाउस, तो हम वो कर सकते हैं। तो हमें ये लाजमी प्रायोरिटाइज भी करना है उन रिक्वायरमेंट्स को। जब ये रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं तो इनको सामने रख के हम अपनी स्कोप स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारी रिक्वायरमेंट के अंदर दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, और उन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे बता रहा था कि मैनेजमेंट रिलेटेड भी। तो मैं जो स्कोप स्टेटमेंट लिखूंगा वहां पे उस स्कोप स्टेटमेंट के अंदर भी जो चीज़ मुझे बनानी है वो भी होगी, और प्लस उस चीज को बनाने के लिए जो एडिशनल ये वाला स्कोप है ऐड हो गया है कि मुझे कंटेनर भी एक रखना है, मुझे उनके बंक्स भी अरेंज करने हैं, मुझे कैफेटेरिया भी बनाना है, तो ये भी मेरे स्कोप के अंदर शामिल होगा। एक तो बिल्डिंग या रोड या जो भी मैं बना रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट में जो मिला है वो तो है ही है स्कोप के अंदर, बट इन एडिशन टू दैट इस स्कोप को मैनेज करने के लिए, इस स्कोप को बनाने के लिए जो काम हम करेंगे वो भी मेरे स्कोप स्टेटमेंट का हिस्सा हो जाएगा। अच्छा, जब मेरी ये स्कोप स्टेटमेंट फाइनल हो जाती है तो मुझे ये क्लियर हो जाता है कि भाई ये वो काम है वो मुझे करने हैं। इन कामों में से मैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खुद कर सकता हूँ और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आउटसोर्स करनी है। चाहे वो काम आउटसोर्स करना है, चाहे वो सर्विसेज आउटसोर्स करनी है या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, व्हाटएवर। जो चीजें मुझे आउटसोर्स करनी है उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोक्योरमेंट के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं और ये हम प्रोक्योरमेंट नॉलेज एरिया के अंदर पढ़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैंने करना है तो कॉन्ट्रैक्ट का मैं एक ड्राफ्ट अभी से बना लूंगा प्लानिंग के अंदर ही, ठीक है। अब इसी तरह मुझे जो अखबार में ऐड देना है, जिसको मैं कह रहा हूँ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या रिक्वेस्ट फॉर बिड या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन वगैरह वगैरह, वो जो मुझे देना है मैं वो भी अभी बना लूंगा ऐड प्लानिंग के वक्त। अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ और उसके अंदर मैं लिख दूंगा कि ये 3 साल का प्रोजेक्ट है और ये अखबार में ऐड आपने आज से 1.5 साल बाद देना है, और फिर 5 महीने हमारे लगेंगे प्रोक्योरमेंट के, वो अखबार में ऐड आएगा, बिड रिक्वायरमेंट और वगैरह वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होगा और फिर सप्लायर हमें वो चीजें ला के देगा बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो ये मैं आज 1.5 साल पहले प्लान बनाऊंगा सारा। अच्छा, सर ये रिसोर्सेज भी शामिल होंगे इसमें, हो सकते हैं? सॉरी, रिसोर्सेज रिसोर्सेज भी इसमें शामिल हो हाँ, सकते हैं? अगर एक्सटर्नल रिसोर्सेज का इट डिपेंड्स, अगर तो आपको यहीं पे प्रोक्योरमेंट के अंदर क्लियर हो गया है तो वेल एंड गुड, बट फॉर नाउ प्रोक्योरमेंट को और रिसोर्सेज को ना हम थोड़ा सा डिफरेंट डील कर रहे होते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊंगा ठीक कैसे, है, ठीक है। ठीक अगर है। आप ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो इसको हम अलग से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या रिसोर्सेज प्रोक्योरमेंट का पार्ट होते हैं या वो सेपरेट डील करते अब मैं आपको बताता हूँ, रिसोर्सेज जब भी आप वर्ड यूज करते हैं ना, तो वो रिसोर्सेज उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब सॉरी कुछ टाइप्स है रिसोर्सेज की। प्रीवियसली मतलब हिस्टोरिकली हम कहते थे ये ट्रिपल एम है, ठीक है। ट्रिपल एम, ये जब वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बातें होती थी उसमें वो कहते थे मेन, मटेरियल एंड मशीनरी, मेन, मटेरियल एंड मशीनरी। तो अब हम मेन को ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मटेरियल, ऑब्वियसली अभी भी मटेरियल एंड फैसिलिटीज भी हैं। फैसिलिटीज के अंदर लाइक अगर मैं कहूँ
कि मुझे इंटरनेट चाहिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा मुझे कनेक्शन चाहिए वगैरह वगैरह, वो भी इसके अंदर आ गया। उसके बाद है मटेरियल, तो मटेरियल के अंदर सिर्फ मटेरियल नहीं है, इक्विपमेंट भी है, मतलब सॉरी मशीनरी के अंदर सिर्फ मशीनरी नहीं बल्कि इक्विपमेंट भी, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह जो है ये मेरे पास इक्विपमेंट की उसमें आएंगे, और मशीनरी ज़्यादा हैवी मशीनरी जो होती है या जनरल मशीनरी। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिसोर्सेज कहलाती हैं। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ये मुझे मिलती हैं फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा और ह्यूमन रिसोर्स मुझे कहेगा कि भाई ये 10 रिसोर्सेज जो आपने मांगी हैं, इसमें से 8 रिसोर्सेज तो मैं आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड से अरेंज करके दे देता हूँ, बट ये जो 2 रिक्वायरमेंट्स आप मांग रहे हो ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं है। तो मैं उन्हें फिर कहूंगा कि ये हमें बाहर से हायर करके दें या हमें अलाउ करें कि हम उनको हायर कर दें। और ये जो जितना चीजें हैं ये जाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट अगर हमारे पास मशीनरी इक्विपमेंट है तो हमें मिल जाएगा, किसी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे मुझे लैपटॉप चाहिए तो हो सकता है मेरे आईटी डिपार्टमेंट के पास पड़े ऑलरेडी। अच्छा, अगर उनके पास नहीं है तो फिर मैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ये चीजें ला के दी जाए, राइट। तो वो हम रिसोर्सेज में आगे, रिसोर्सेज की एक रिक्वायरमेंट का है, कहाँ पे है मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखा, ये है एस्टिमेट रिसोर्स रिक्वायरमेंट, यहाँ पे ये भी करते हैं। सो दिस इज लास्ट मिनट, अभी कॉल डिस्कनेक्ट होगी तो हम इसको दोबारा रिज्यूम करते हैं इस पॉइंट से आगे, कि हम प्रोक्योरमेंट वाला पार्ट हमने कर लिया, अब हम प्लानिंग टीम के ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन शुरू करेंगे।